साथियों नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह, व्याख्याता पॉलिटिकल साइंस। एनएस पॉलिटिकल साइंस चैनल पर आपका स्वागत है। हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के बारे में बात कर रहे थे और वैकल्पिक केंद्रों में हमने दुनिया में दो वैकल्पिक केंद्रों के बारे में हमने बात की थी। एक तो थे आपके यूरोपीय संघ, दूसरा था आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, जो कि 1967 में बना था। तो और इसके बाद हमने तीसरा वैकल्पिक केंद्र देखा था, वो था चीन। देखिए, चीन की अपनी एक अलग स्थिति है और ये एशिया में का सबसे बड़ा देश है रूस के बाद, यदि माने तो। और इसकी सीमाएं रूस, भारत और आसियान के कई देशों से लगती है। तो इस तरह से यह चीन अपने आप बहुत बड़े संसाधनों के साथ है और एक अच्छी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ा और आज दुनिया में एक इंजन के रूप में कार्य कर रहा है, पूर्व एशिया के इंजन के रूप में। ये हमने यहाँ तक इनके बारे में हमने जान लिया था कि चीन ने 1972 में शुरुआत की और 1978 में वहाँ के नेता शियांग ओपेंग ने खुले द्वार की नीति, ओपन डोर के नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि ओपन डोर की नीति किसने अपनाई, और खुले द्वार की नीति तो आप देंग शियांग ओपेंग ने 1978 में अपनाई। और शॉक थेरेपी से थोड़ा अलग अपना तरीका अपनाया इन्होंने और आज भी अपनी ही व्यवस्था पर चल रहे हैं, न कि अमेरिका की व्यवस्था पर। यहाँ तक हमने देख लिया था। तो चीन नाटकीय ढंग से बहुत आगे बढ़ चुका है इस समय। चीन की आर्थिकी में तो नाटकीय सुधार हुआ, चीन की आर्थिकी में नाटकीय सुधार हुआ है, लेकिन वहाँ हर किसी को सुधारों का लाभ नहीं मिला। अब देखिए, हम देखेंगे कि किसको लाभ नहीं मिला। चीन में बेरोज़गारी बढ़ी है, 10 करोड़ लोग रोज़गार की तलाश में हैं। वहाँ महिलाओं के रोज़गार और काम करने के हालात उतने ही ख़राब हैं जितने यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में थे। इसके अलावा पर्यावरण के नुकसान और भ्रष्टाचार बढ़ने जैसे परिणाम, और क्या है, एक तो है बेरोज़गारी, 10 करोड़, ये लगभग 2017 के आंकड़े होंगे, 2016-17 के। और भ्रष्टाचार भी आया है वहाँ पे। गांव और शहर में डेवलपमेंट में अंतर है, जो कि आप भारत में भी देखते हैं। तटीय और मध्य, जैसे कि तट प्रदेश जैसे गुजरात में डेवलपमेंट हो रहा है, जबकि आप एमपी या राजस्थान में देखें उतना डेवलपमेंट नहीं है। तो उसी तरह से है कुछ को वहाँ की व्यवस्था भी। और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक फासला बढ़ता जा रहा है। हालांकि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चीन एक ऐसी ज़बरदस्त आर्थिक शक्ति बन के उभरा है, मतलब वैश्विक स्तर पर बहुत ही ज़बरदस्त शक्ति बन के उभरा है और सभी उसका लोहा मानने लगे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया से जुड़ाव और पारस्परिक निर्भरता ने अब यह स्थिति बना दी है कि अपने व्यावसायिक साझेदारों पर चीन का ज़बरदस्त प्रभाव बन चुका है। और यही कारण है कि जापान, अमेरिका, आसियान और रूस सभी व्यापार के आगे चीन से बाकी विवादों को भुला चुके हैं। कि कोई भी जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वे सब चीन के साथ व्यापार करना चाहते हैं और यहाँ तक कि वे विवादों को भुला चुके हैं कि व्यापार ज़रूरी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही चीन और ताइवान के मतभेद भी खत्म हो जाएंगे और ताइवान इसकी अर्थव्यवस्था के साथ ज़्यादा घनिष्ठ रूप से जुड़ जाएगा। 1997 वित्तीय संकट के बाद आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफ़ी मदद की। लातिन अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और मदद की इसकी नीतियाँ बताती हैं कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। ये क्या कर रहा है, लैटिन अमेरिकी जो देश हैं उनमें निवेश कर रहा है, अफ्रीका में निवेश कर रहा है। तो इससे उभरती हुई शक्ति के रूप में, विश्व शक्ति के रूप में हम इसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक साइकिल, चीनी साइकिल, जिसमें कि अगला पहिए पे कम्युनिस्ट, जो कि निशान है कम्युनिस्ट पार्टी का, और पिछला पहिया डॉलर अर्थात व्यापार। तो व्यापार और कम्युनिस्ट दोनों चीज़ों को साथ में लेके चल रहा है चीन। ये कार्टूनिस्ट ने दिखाने का, दोहरेपन को दिखाने का प्रयास किया है। चीन के साथ भारत के संबंध अब देखते हैं।
तो बच्चों ये आपके लिए एक तो 12th में तो काम आएगा ही, बाकी इसके अलावा ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको एसआई और पीसीएस जैसी सर्विसों में व्याख्यात्मक क्वेश्चनों के आंसर देने में मदद करेंगी। तो हम इसे ध्यान से सुनें और जो भी चीज़ हो नोट करें। पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले भारत और चीन एशिया की महाशक्ति थे। चीन का अपने आसपास के इलाकों पर काफ़ी प्रभाव और आसपास के छोटे देश इसके प्रभुत्व को मानकर और कुछ नजराना देकर चैन से रहा करते थे। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद, चीन के कुछ इलाके और तिब्बत इसकी अधीनता मानते रहे। चीनी राजवंशों की भारत के भी अनेक राजवंशों और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी रहा। भारत हो या चीन, इनका प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। पर चीन और भारत अपने प्रभाव क्षेत्रों के मामले में कभी नहीं टकराए। इसी कारण दोनों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। परिणाम यह हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जान सके और 20वीं सदी में एक दूसरे से टकराए तो दोनों को ही एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किलें आईं। अंग्रेजी राज से भारत के आज़ाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी कि ये दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और ख़ास तौर पर एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। सीमा विवाद के चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया। 1962 का युद्ध जो हुआ था, आज़ादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ हो गए। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ पड़े। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलनी पड़ी और भारत चीनी संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर हुआ। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त हो गए और इसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच संबंधों में सुधार हुआ। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला। चीन की नीति अब भी वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे प्रमुख होते हुए, इसलिए चीन भारत के साथ संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने को तैयार हो गया और 1981 में सीमा विवादों को दूर करने के लिए वार्ताओं की श्रृंखला शुरू की गई। तो भारत के साथ 1962 में के बाद काफ़ी संबंध हमारे खराब हुए और 1981 में जाके वार्ताओं की श्रृंखला शुरू हुई। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत चीन संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आया। अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी है। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते हैं और दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहेंगे। 1988 में दिसंबर ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, जबकि पहली बार 1962 के युद्ध के बाद कोई भारत का नेता वहाँ या प्रधानमंत्री गए। राजीव गांधी चीन का दौरा करने से भारत चीन संबंधों में सुधारने के प्रयासों को बढ़ावा मिला। इसके बाद से दोनों देशों ने टकराव टालने और सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने के उपायों की शुरुआत की। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के भी समझौते हुए। राजीव गांधी जब गए 1988 में, तो वहाँ पर ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि 1988 में कौन गया भारत की ओर से, या ये पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी का चीन का दौरा कब हुआ, किन किन चीज़ों पर हुआ। सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 चेक पोस्ट खोली गई। 1999 से भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। इससे चीन के साथ संबंधों में नई गर्मजोशी आई। चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार था जो 2017 में 84 अरब डॉलर हो चुका है।
हाल ही में दोनों देश ऐसे मसलों पर भी सहयोग करने को राजी हैं जिनसे दोनों के बीच विभेद पैदा हो सकते थे, जैसे विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने का मसला। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई हैं। 1998 में भारत के परमाणु हथियार परीक्षण के कुछ लोगों ने चीन से खतरे के मद्देनज़र उचित ठहराया। 1988 में जब हमने परमाणु विस्फोट किए तो उसे उचित ठहराया, लेकिन वो भी मुद्दा चलता बना और ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सका, जिससे हमारी चीन के साथ कोई भी गड़बड़ी या संबंधों में दूरी नहीं बनी। अब भारत के नेता और वहाँ हमारे हैं और चीन के नेता अधिकारी अक्सर नई दिल्ली और बीजिंग का दौरा करते हैं और इससे दोनों देश एक दूसरे को ज़्यादा करीब से समझने लगे हैं। परिवहन और संचार के मार्गों की बढ़ोतरी, समान आर्थिक हित तथा एक जैसे वैश्विक सरोकारों के कारण भारत और चीन के बीच संबंधों में ज़्यादा सकारात्मकता तथा मजबूती बनाने में मदद मिली है। तो इस तरह से भारत और चीन के संबंध आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे थी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2014 में कब दौरा किया? शी जिनपिंग ने 2014 में दौरा किया है। शी जिनपिंग ने 2015 में नरेंद्र मोदी चीन गए और इन दोनों ने जिन समझौतों पर हस्ताक्षर किए उनके बारे में आप अखबार, न्यूज़पेपर जहाँ से भी आपको सूचना मिले उसका इकट्ठा करने का प्रयास करें। लेकिन ये याद रखना कि 14 में शी जिनपिंग भारत आए और 15 में नरेंद्र मोदी चीन गए। तो हमने देखा है तीसरा जो महत्वपूर्ण सत्ता का केंद्र बना है वो है चीन। अन्य भी हैं जैसे कि जापान के बहुत सारे ब्रांड भारत में फेमस हैं, जैसे सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माज़दा जैसे प्रसिद्ध जापानी ब्रांडों के नाम आपने ज़रूर सुने होंगे। देखिए, जापान एकमात्र विश्व का ऐसा देश है जिसने कि परमाणु त्रासदी झेली और उसके बाद भी उठ खड़ा हुआ और 1964 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जैसे कि जिसका दूसरा नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD का सदस्य बन गया 1964 में। इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ कि उसे OECD में प्रवेश 1964 में मिल गया। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। तो पहली अमेरिका की है पहले नंबर पर। एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 के देशों में शामिल है, अर्थात डेवलप कंट्रियों का G7 जो समूह है उसमें अकेला कौन शामिल है? जापान, एशिया से। तो ये जापान अपने आप में आर्थिक शक्ति है। अब वो सैनिक शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि उसने 1951 में जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन हुआ पड़ा है और संविधान के अनुच्छेद 9 में लिख दिया गया है कि राष्ट्र संप्रभु अधिकारों के रूप में युद्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके का जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं। अर्थात उन्होंने धमकी या उन चीज़ों का त्याग कर दिया 1951 में अनुच्छेद 9 के अनुसार। तो इसलिए तीसरी आर्थिक शक्ति विश्व की सबसे बड़ी है। इसके बाद दक्षिण कोरिया भी कुछ हद तक है, इसके बारे में जान लेते हैं। कोरियाई प्रायद्वीप का द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया, जिसका नाम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और उत्तरी कोरिया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया 38वीं समानांतर के साथ साथ विभाजित किया गया। इसे याद रखें कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के जो मध्य में क्या है 38वीं समानांतर रेखा, इसे विभाजित किया गया है। यहाँ उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में युद्ध कब हुआ? 50 से 53 तक युद्ध चला और शीत युद्ध के काल में गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंद्विता को तेज कर दिया। 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन गए। इसी बीच दक्षिण कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा और 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेज़ी से विकास हुआ, जिसे हान नदी का चमत्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हान नदी का चमत्कार, क्योंकि 60 से लेकर 80 तक बहुत तेज़ी से विकास हुआ। अपने सर्वांगीण विकास के संकेतिक करते हुए दक्षिण कोरिया 1996 से OECD
OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य बन गया 1996 में। जापान कब बना था? 1964 में, ये याद रखना। तो ये 96 में। 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सैन्य खर्च से इसका 10वां स्थान है, अर्थात एक शक्ति के रूप में उभर रहा है। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार दक्षिण कोरिया का HDI रैंक 18 है। इसके उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि आदि शामिल हैं। अन्य कारकों के निर्यात उन्मुखीकरण, मजबूत पुनर्वितरण नीतियाँ, सार्वजनिक अवसंरचना विकास, प्रभावी संस्थाएं और शासन, इन सारी चीज़ों ने मिलकर के इसका विकास किया है। सैमसंग दक्षिण कोरिया का ही ब्रांड है। LG, हुंडई जैसे दक्षिण कोरियाई ब्रांड भारत में प्रसिद्ध हैं। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच कई समझौते हुए उनके वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाते हैं। हाल ही के दिनों में हस्ताक्षर किए गए प्रमुख समझौतों के बारे में पता करें। ये हमें कुछ काम दिया है। तो इस तरह से हमने आज दक्षिण कोरिया, जापान और चीन के साथ भारत के संबंध और सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के बारे में चर्चा की है। तो आशा करता हूँ कि आपके ये समझ में आया होगा, और जब यदि समझ में नहीं आए तो आप इसे दोबारा देखें, नहीं तब भी नहीं आए तो आप मेरे लिए संदेश डालें, आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसे और अच्छी तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।